नाज़रीन, खतरनाक तरीन रिपोर्ट्स इस वक्त सामने आ रही हैं जब हम ये देख रहे हैं कि दो रास्ते हैं, जिसमें एक रीजनल वॉर का रास्ता है और दूसरी तरफ एक अमन का रास्ता है जो गजा के सीज फायर से शुरू हो सकता है। लेकिन जो बात हमने पहले जो नतीजा अखज किया था कि जो मौजूदा इजरायली लीडरशिप है और उसके साथ जो जुड़े खतरनाक अजायम हैं, उनके होते हुए उनकी मौजूदगी में यहां पर कोई सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल सकता है, तो वो बात ही आगे बढ़ रही है और वही बात दुरुस्त है। नाज़रीन, इस वक्त खतरनाक तरीन ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान को कई हिस्सों में तोड़ने के मंसूबे जो है वो बनाए जा रहे हैं और इजरायली लॉबी और वेस्ट की मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स वो इसको डेंजरसली प्लान कर रही हैं और खुलकर इसके ऊपर जो है वो इस मंसूबों को प्रमोट कर रही हैं। और ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि यूरोप के अंदर भी ये मंसूबे जो है वो खुलकर प्रमोट किए जा रहे हैं कि ईरान को तोड़ा जाए, बाकायदा कई मुल्कों में तकसीम कर दिया जाए, यानी ईरान के अंदर कई मुल्क बना दिए जाए, एथनिक बुनियादों के ऊपर, दीगर बुनियादों के ऊपर जो है वो 2, 3, 4 मुल्क जो है वो बना दिए जाए। ये प्लानिंग्स वहां पर की जा रही है जो कि इंतहाई इमोरल है और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। ये कितनी इमोरल बात है कि एक नेशन जो कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स की हिस्ट्री रखती है और वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो अमन की बात कर रहे हैं, वो डायलॉग कर रहे हैं और 90 मिलियन की ये नेशन है, उसको यूं तोड़ने की जो है वो बात की जा रही है। और खुलकर, यानी एक होता है ना कि पसे पर्दा, तो पसे पर्दा तो कोशिश जारी है, लेकिन अब खुलकर भी जो उनके अंदर की जो होता है ना, अंदर का अजाम जब वो खुलकर अब उनकी जुबानों पर भी आना शुरू हो गए और इजरायली लॉबी, असलह साज कंपनीज, ये सारे के सारे जो है वो इस वक्त पुश कर रहे हैं। लेकिन इनके ये अजाम नाकाम होंगे क्योंकि ये डिल्यूजन का शिकार है कि ईरान कोई टूटा फूटा कई हिस्सों में तकसीम हुआ, एथनिक और रिलीजन और पता नहीं कौन कौन से बुनियादों के ऊपर, एक कमजोर मुल्क है। ईरान कोई कमजोर मुल्क नहीं है और उनका जो नेशनलिज्म है वो एक तो उनको बहुत ज्यादा जोड़ता है, फिर आप कह लें कि जो उनके मिलिट्री ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है वो किसी भी अजाम को नाकाम बनाने की वो सलाहियत रखते हैं। और फिर रशिया, चाइना वो इन मंसूबों को समझ रहे हैं और पूरी तरह से साथ खड़े हैं और पाकिस्तान जैसे मालिक जो है वो ईरान के साथ खड़े हैं और इस अजाम के साथ जो अब खुलकर उनकी जुबानों पर आने शुरू हो गए हैं, ये रीजन को पुश करेंगे कि रीजन जो है वो ईरान के साथ खड़ा हो, क्योंकि ईरान के साथ ये सारा मंसूबा करना और उसको डिस्टेबलाइज करना ये सबके लिए नुकसानदेह होगा, सबकी सिक्योरिटी, अमन, इसको जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये रीजन जो है वो किसी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब देखें, उनके पास भी कोई जवाब नहीं है कि इजराइल तो ये ईरान में करना चाहता है, तो ये इनके मंसूबे और ज्यादा पुश करेंगे। एक होता है ना कि एरोगेंस में आकर ऐसे मंसूबे बनाए जाते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक एरर साबित होते हैं, तो ये मंसूबे जिनको वो आगे बढ़ाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, ये उनके लिए उनकी तारीख की जो सबसे बड़ी मिस्टेक साबित होंगे। तो बड़ी स्पेशल रिपोर्ट जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या प्लानिंग्स हो रही हैं, आगे क्या होने जा रहा है और हम किस खतरनाक तरीन दौर से गुजर रहे हैं। हम बार बार ये बात करते रहे हैं कि हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि नए नक्शे बनने हैं, नए मुल्क वजूद के अंदर आने हैं और अगर ये ताकतें जो इस वक्त गजा में जो जुल्म ढा रही हैं, वेस्ट बैंक में, लेबनान में, शाम में, यमन में और अब ईरान के अंदर, अगर ये कामयाब हुई तो फिर सब के सब जब इस निशाने के ऊपर होंगे और अगली जो आने वाली दुनिया है वो और भी ज्यादा, आप कह लें कि उसका नक्शा वही है जो गजा में खींचा गया है। तो सब जो है वो इस वक्त ये सोच रहे हैं, खासकर ईस्ट और ग्लोबल साउथ और ब्रिक्स और इस रीजन के लोग, कि अब इस वॉर मशीन को यहां पर जो है रोकना होगा। अब आप देखिए, एक बात तो यह है कि ईरानियन डेलीगेशन के बारे में बताया जा रहा है, मिलिट्री डेलीगेशन जब वो पाकिस्तान पहुंचा है, पाकिस्तान की नूर एयरबेस पर वो उतरा है और खामोश एक यानी कि डेलीगेशन आया है और मिलिट्री प्लेन, और यहां पर वो उतरा है और मुलाकातें हो रही हैं। 2 रोज कबल पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ईरानी आर्मी चीफ के आपस में टॉक हुई थी और जो रिपोर्ट हम आपके सामने रखने जा रहे हैं उसमें भी आपको वाज़ेह हो जाएगा कि पाकिस्तान के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ईरान के साथ खड़ा हो, क्योंकि जो मंसूबे ईरान के अंदर वो लागू करना चाहते हैं उसके बरह रास्त असरात पाकिस्तान के ऊपर आने वाले हैं। जैसे अफगानिस्तान में जो जंगें हुई उसके असरात पाकिस्तान पर आए, उससे भी ज्यादा खौफनाक असरात जो है ईरान के ऊपर इस मंसूबे को मुसल्लत करने के असरात जब पाकिस्तान पर आने वाले हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ईरान अब मतलब स्ट्रांगली जो है ना वो अपने न्यूक्लियर को आगे बढ़ा रहा है। एक तो वो खुलकर ये बात कर रहे हैं कि हम इनरिचमेंट करेंगे, हर सूरत में करेंगे, ठीक है, यानी अमेरिका ने जो अटैक किया है उसके साथ उसने बताया कि वो ईरान को डिस्ट्रॉय करेगा। तो अमेरिका ये कैलकुलेट कर रहा था कि ईरान डर जाएगा, सरेंडर कर देगा, लेकिन ईरान उसके बाद ज्यादा आप कह लें कि उसने स्ट्रांग पोजीशन ली है कि वो हर सूरत में अब न्यूक्लियर ही की तरफ जाएगा और वो खुलकर ये बात कर रहे हैं कि हम इनरिचमेंट करेंगे। और इसके साथ ये कि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, खासकर इन मंसूबों के बाद कि ईरान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके पास जो सेफ्टी का ऑप्शन है वो न्यूक्लियर है। तो ये इनके स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है कि ये ईरान को भी धकेल रहे हैं कि वो भी न्यूक्लियर बनाएगा और बाकी भी नेशन। ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी साइंस कैन नॉट बी ऑब्लिटरेटेड बाय बॉम्ब्स, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने आज अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये बात की है। आपकी बॉम्बिंग जो है वो हमें रोक नहीं सकती है, ठीक है ना, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की जरा एक हेडलाइन देखिए, ईरान में हैव हिडन इनफ मटेरियल नीडेड टू मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल ये लिख रहा है, हालांकि ये इजरायली प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये कह रहा है कि ईरान के पास एक हिडन मटेरियल हो सकता है यूरेनियम का, कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। अच्छा, अब ये रियलिटी भी हो सकती है कि हाँ उन्होंने वो मटेरियल छुपा लिया हो और उनके पास ये मटेरियल हो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, लेकिन साथ साथ ये एक जवाब भी है ईरान पर हमला करने के लिए। जो पिछला अटैक हुआ है वो इसी जवाब के साथ हुआ ना, कि न्यूक्लियर, तो ये बहरहाल एक जवाब भी है और एक फैक्ट भी हो सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ईरान न्यूक्लियर की तरफ बढ़ेगा, उसके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जरा इजराइल की ताजा तरीन स्टेटमेंट्स देखिए। इजराइल जो पिछले 3-4 दिनों से खामोश था, अब उसकी ताजा तरीन जरा स्टेटमेंट देखिए, जिसमें वाज़ेह है कि वो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। फ्रॉम नाउ ऑन वी मस्ट प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग कन्फ्रंटेशन विद ईरान। इजराइल कह रहा है अपकमिंग कन्फ्रंटेशन विद ईरान, द अपकमिंग कन्फ्रंटेशन विद ईरान विल बी मोर डिफिकल्ट एंड कंप्लेक्स। अगला जो राउंड होने जा रहा है, अब जो लड़ाई छिड़ने जा रही है, वो और भी ज्यादा कंप्लेक्स होगी और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगी। और नेतन्याहू जो कि ट्रंप के साथ मिलने जा रहा है, और उस मुलाकात में भी यही होगा कि हमने ईरान पर फतह हासिल की, हमने फलां किया। नेतन्याहू की स्टेटमेंट आई है वेरी डेंजरस, और ये मिडिल ईस्ट और गल्फ इनको जरा सोचना चाहिए। द ईरानियन थ्रेट इज ग्रेटर देन द थ्रेट ऑफ अरब नेशनलिज्म दैट हैज लॉन्ग इंडेंजर्ड अस। इससे पहले नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में खुलकर यह कहा था कि यूनाइटेड अरब वर्ल्ड को इजराइल ने डिवाइड किया। आज वो कह रहा है कि जो अरब नेशनलिज्म था वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा था, और ईरान जो है वो उससे भी ज्यादा हमारे लिए खतरा। भाई अरब नेशनलिज्म क्या था? अरब लीग जो है वो किस कॉज के ऊपर बनी थी? अरब लीग बनी ही फलस्तीनी कॉज के ऊपर थी, ठीक है ना। तो ये कहता है कि हमने यूनिफाइड अरब वर्ल्ड को डिवाइड किया। अब कह रहा है कि अरब नेशनलिज्म हमारे लिए बड़ा खतरा था। वो क्या चाहता था? फलस्तीनी रियासत चाहता था वो, और आज ईरान की सारी स्ट्रगल भी यही है, ठीक है ना। तो ये खतरनाक अज़ाम है, और ये मिडिल ईस्ट के ममालिक को सोचना चाहिए कि नेतन्याहू खुलकर क्या बातें कर रहा है कि अरब नेशनलिज्म उसको हमने कैसे डिस्ट्रॉय किया और अब ईरान को हम करेंगे। और रशिया ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। रशिया ये कहता है कि चूंकि फलस्तीन के ऊपर इजराइल को अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया, इसलिए आज उसके क्राइम्स जो हैं वो ईरान तक पहुंच गए हैं। ग्लोबल डिसरिगार्ड फॉर पैलेस्टाइन लेड टू इजराइल वेजिंग वॉर ऑन ईरान एज वेल। क्योंकि फलस्तीन के ऊपर बेहसी और बेबसी दिखाई गई, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, तो इसलिए इजराइल को यह हलाशेरी मिली कि इसका कोई क्या कर लेगा, इसलिए वो ईरान के ऊपर। तो उनके कहने का मतलब यह है कि अगर आज ईरान पर ये जो हमला है और ये मंसूबे हैं, अगर इनको ना रोका गया तो इजराइल ईरान तक भी नहीं रुकेगा, ठीक है ना। ये ईरान तक भी नहीं रुकेगा, बल्कि इससे भी आगे। जो कुछ गजा में हुआ है वो सिर्फ इजराइल ने तो नहीं किया, उसमें वेस्टर्न पावर्स भी शामिल हैं। जो कुछ ईरान के साथ हो रहा है वो सिर्फ इजराइल तो नहीं कर रहा। इजराइल की अपनी हैसियत और मजाल क्या है? तो वो उन ताकतों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो ये रीजन में सारा खेल खेल रही हैं, और बड़ा घिनौना तरीन खेल खेल रही हैं, और लोगों की जिंदगियों को तबाह करने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। अब हम आपके सामने स्पेशल रिपोर्ट रखने जा रहे हैं सारे तराजुर के अंदर। रिस्पॉन्सिबल स्टेट करार, ये अमेरिका का बड़ा फेमस मैगजीन है, आज इसने रिपोर्ट दी है। और ये रिपोर्ट आप कह लें कि जो मिडिल ईस्ट के कैपिटल्स हैं, उसमें जो बैठे हुए हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स हैं, उन सबके टेबल्स के ऊपर ये रिपोर्ट पड़ी हुई है कि मंसूबे बन क्या रहे हैं। यानी कोई पसे पर्दा नहीं, खुलकर अब चीजें जो है वो आना शुरू हो गई हैं, और मकसद क्या है कि ईरान को तोड़ना है। और इसमें उन्होंने एक बड़ी खतरनाक बात यह भी बताई है कि मकसद सिर्फ ईरान को तोड़ना नहीं है, बल्कि जो जो इजराइल और जो इनके वेस्टर्न इत्तेहादी उनके सामने खड़ा होगा उस सबको डिवाइड किया जाएगा। अब देखें, सीरिया में भी तो ये यही करने की कोशिश कर रहे थे कि सीरिया को 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। तो ना सिर्फ ईरान को, बल्कि वो तमाम ममालिक जो इनके खिलाफ खड़े होंगे, रेजिस्ट करेंगे, उनके साथ क्या किया जाएगा? रिजीम चेंज नहीं होगी, बल्कि उनको 2 से 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, वो मुल्क ही तोड़ दिए जाएंगे। ये अगला आने वाला खतरनाक टाइम है। ये हमारी बातें नहीं है, अमेरिकन मैगजीन फेमस, और वो रिपोर्ट जो आज सारे टेबल्स के ऊपर पड़ी हुई है हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। फर्स्ट इट वाज रिजीम चेंज, पहले यह था कि रिजीम चेंज करनी है। नाउ दे वांट टू ब्रेक ईरान अपार्ट। अब वो क्या चाहते हैं? अब वो ईरान को तकसीम करना चाहते हैं, टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। रैकलेस फैंटेसीज, साथ वो इसको कह रहा है कि ये इंतहाई रैकलेस है, इमोरल है, रैकलेस है, और साथ वो डिल्यूजन का शिकार है, ठीक है ना। वो इन तमाम मंसूबे के अंदर जो है वो फेल होंगे, और इनके ये मंसूबे इस रीजन को और ज्यादा मुतहद करेंगे। रैकलेस फैंटेसीज ऑफ बाल्कनाइजिंग द कंट्री। बाल्कनाइजेशन जो है वो कहते हैं मुल्कों को तोड़ना, एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, या मुख्तलिफ बेसिस के ऊपर उनको तकसीम कर देना, ये बाल्कनाइजेशन प्रोसेस जो है वो टर्म इस्तेमाल की जाती है। The country misunderstood Iranian nationalism and risk catastrophic blowback. वो कहते हैं कि ये ईरान को समझने में गलती कर रहे हैं, और ये जो भी एडवेंचर यहां पर करने जा रहे हैं उसका उल्टा नतीजा इनको फेस करना पड़ेगा। ईरान यूनिटी foils West plans for regime change. New conservative think tanks and European officials
अब देखें ये पूरी जो वेस्टर्न ताकतें हैं, जिसमें डीप स्टेट है, जिसमें एसएलएसआर कंपनीज हैं, जिसमें इजरायली लॉबी सारी बात है सबको जो है वो फंड कर रही है, तो ये पूरा मंसूबा है, ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं। तो इसमें थिंक टैंक्स हैं जिनको फंड कौन करता है? थिंक टैंक्स जो वर्ल्ड व्यू क्रिएट करते हैं, उनको पीछे से फंडिंग किसकी जाती है? यूरोपियन ऑफिशियल्स आर प्रमोटिंग द बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान, स्ट्रेटजी रिलायंट ऑन एथनिक सेपरेटिज्म। इसमें एथनिसिटी की बुनियाद, नस्ल के बुनियाद के ऊपर, एथनिसिटी की बुनियाद के ऊपर इनको सेपरेट किया जाएगा, मुख्तलिफ मुल्कों में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन दैट रिस्क डिस्टेबलाइजिंग द रीजन, और इसका नतीजा ये निकलेगा कि पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा एंड अंडर एस्टिमेट ईरानियन नेशनलिज्म। तो देखिए पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा तो रीजन इस मंसूबे के ऊपर खामोश कैसे बैठ सकता है? उसको फिर ईरान के साथ खड़ा होना होगा, और पाकिस्तान को भी, क्योंकि ये पाकिस्तान को भी मुतासर करने जा रहा है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स भी ईरान के साथ लगते हैं, और आगे चलकर मैं आपके सामने चीज रखने जा रहा हूं कि पाकिस्तान के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि ईरान के साथ खड़ा हो। अच्छा आगे अब जरा एक एक लाइन आप देखिए, वो कह रहे हैं कि वाशिंगटन इज नाउ लुकिंग इनटू डिवाइडिंग ईरान। वाशिंगटन जो है वो इस वक्त प्लानिंग कर रहा है ईरान को डिवाइड करने के, विद न्यू कंजर्वेटिव थिंक टैंक्स दैट ओपनली प्रमोटिंग बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान। ये जो अब नए मतलब थिंक टैंक्स जो है वो खुलकर बात कर रहे हैं, और आगे रिपोर्ट में वो लिखता है कि इन थिंक टैंक्स को फंडिंग कहां से आ रही है, और बाल्कनाइजेशन ऑफ ईरान इसको प्रमोट किया जा रहा है। अ स्ट्रेटजी दैट इज बाउंड टू डिस्टेबलाइज ईरान एंड द रीजन, जिससे ना सिर्फ ईरान बल्कि रीजन भी डिस्टेबलाइज हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है हैज अ ट्रबलिंग टेंडेंसी, उसमें ये बड़ी ट्रबलिंग ये टेंडेंसी जब नजर आ रही है, टू प्रमोट द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द नेशंस इट डीम्स एडवर्सियल। वो कौमें जिसको अमेरिका अपने मुखालिफ समझता है उनको वो डिवाइड करना, ये उसकी फॉरेन पॉलिसी है खुलकर, ठीक है ना। यानी ना सिर्फ ईरान बल्कि वो तमाम कौमें जो अमेरिका के खिलाफ खड़ी होंगी उनको इसी तरह से कई हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा। और फिर आप देखें ये जो मुल्क इस तरह से डिवाइड होते हैं वो तो एक दूसरे के भी दुश्मन होते हैं, एक ही मुल्क उसको कई हिस्सों में तकसीम किया जाता है और वो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये सारा किस लिए किया जाता है? ताकि उस कौम को जो रेजिस्ट कर रही है, बेसिकली सबको जो है ना अपाहिज करना है, सबको जो है वो कमजोर करना है कि किसी में रेजिस्टेंस की सकत ही ना रहे। ये है खतरनाक तरीन मंसूबा 21वीं सेंचुरी का, और ये है उस प्रेसिडेंट का मंसूबा जो अमन का नारा इस वक्त लगा रहा है। और मैंने कहा था कि इस सेंचुरी का सबसे बड़ा जोक ये है कि ट्रंप साहब जो है वो कोई अमन करवाने के लिए आए हैं। अच्छा जी, न्यू कंजर्वेटिव्स एंड देयर एलाइज इन द यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा ओपनली इस वक्त ये चीजें डिबेट हो रही हैं, डिस्कस हो रही हैं, प्लान हो रही हैं ईरान को डिवाइड करने के लिए, और ओपनली पुशिंग फॉर ईरान डिसइंटीग्रेशन। खुलकर जब ईरान की, यानी एक होता है ना पसे पर्दा कोई ऐसे अजाइम है जो सामने आ गए, नहीं, अब वो खुलकर जब इस पर बोलना शुरू हो गए, कहना शुरू हो गए कि हमारे असल अजाइम ये है। और रैकलेस स्ट्रेटजी दैट वुड फर्दर डिस्टेबलाइज द मिडिल ईस्ट, ट्रिगर कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। अगर ऐसा हुआ तो कैटास्ट्रोफिक इसके नताज निकलेंगे और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा और पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। एंड प्रोवोक फियरस रेजिस्टेंस नॉट ओनली फ्रॉम इरानियंस बट आल्सो द यूएस पार्टनर्स इन द रीजन। और वो लिख रहे हैं कि इस मंसूबे का इनको उल्टा नतीजा ये निकलेगा कि ना सिर्फ ईरान और मुत्तहद होगा और ज्यादा रेजिस्ट करेगा, बल्कि जो अमेरिकी इत्तेहादी बैठे हुए रीजन में वो भी इस प्रोजेक्ट को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो रहा है ना, एक मुल्क का मामला नहीं है, पूरा रीजन हो रहा है। तो ये पॉलिसी है, मगर इसका नतीजा उल्टा निकलने वाला है। देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं, तो इसी तरह ये प्रोजेक्ट भी फेल होगा। थिंक टैंक पुश फॉर फ्रेगमेंटेशन बेस्ड ऑन एथनिसिटी, कैसे डिवाइड किया जाएगा? मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ एथनिसिटीज की बुनियाद के ऊपर, खासकर जो बॉर्डर प्रोविंसेस हैं उनमें हवा दी जाएगी एथनिसिटी और सेपरेटिशन को। और फिर वो कह रहे हैं कि जो एथनिकली डाइवर्स पॉपुलेशन है, यानी मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोग वहां पर रहते हैं, प्रेजेंटेड एन एक्सप्लॉइटेबल स्ट्रेटेजिक वीकनेस। ये एथनिसिटी जो है ये एक एक्सप्लॉइटेबल स्ट्रेटेजिक वीकनेस है, ये वो कह रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर एक कोalition बनाया जाए ईरान के खिलाफ। अब ये उसी को कंपेयर कर रहे हैं जैसे सद्दाम हुसैन के खिलाफ बना था खलीजी जंग के अंदर, उस तरह का एक कोalition। सारी बात है आज की वो रियलिटीज हैं कि वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उनके मंसूबे ये हैं और इसको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि अगर अमेरिकन बेसिस के ऊपर ईरान हमला करता है तो इधर से इनको पुश किया जाए कि आपके ऊपर हमला हुआ है, सो इस तरह की प्लानिंग। तो मिडिल ईस्ट में एक कोalition बनाया जाए, वो ईरान के ऊपर हमला करे व्हाइल प्रपोजिंग सिक्योरिटी गारंटीज फॉर सुन्नी। अब आप ये देखते चले जाएं, ये खतरनाक सुन्नी कुर्दिश, अब वो कुर्दिश वाला वो मसला, वो जारी बात टर्की का भी ये मसला होगा, टर्की मंसूबे कैसे अफोर्ड। अब अगली बात सुनिए, एंड बलोची माइनॉरिटी रीजन सीकिंग इंडिपेंडेंस।
मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि ईरान के साथ खड़ा, और इसी तरह टर्की के पास भी कोई ऑप्शन। तो वो कुर्दिश माइनॉरिटीज को अलग मुल्क कह रहे हैं कि उनको दिया जाए, सुन्नियों को वहां पर फ्यूल किया जाए, और बलोची, अब देखें वो बलोचिस्तान का मसला तो मतलब वो कह रहे हैं कि इसको हवा दी जाए, तो पाकिस्तान क्या इससे मुतासर नहीं होगा? इन सब ये तमाम ये बॉर्डर प्रोविंसेस हैं और इनको यानी कि हवा दी जाए। इंडोर्सिंग यूएस एंड इजरायली सपोर्ट फॉर द सिसेशन ऑफ नॉर्दर्न ईरान आजरी मेजॉरिटी एरियाज रेफर्ड टू एज साउथ अजरबैजान। अब ये ईरान का एक प्रोविंस है, उसके अंदर जो माइनॉरिटी रहती है उसको एक अलग मुल्क जो है वो बना दिया जाए। ठीक है, ये बात कर रहे हैं। एडवोकेटेड फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ईरान अलोंग एथनिक डिवीजन्स ड्राइंग पैरेलल टू द ब्रेकअप ऑफ यूगोस्लाविया। अब ये यूगोस्लाविया का ईरान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो बयानिया कैसे बना रहे हैं, प्रमोट कैसे कर रहे हैं चीजों को। अब यूगोस्लाविया का जो ताल्लुक है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इवेंट्स हुए और ईस्टर्न यूरोप और ये सारा, ठीक है, वो कोई यूगोस्लाविया तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना, फिर टूटा, उसके इवेंट्स और मुख्तलिफ। ईरान तो एक हजारों साल पुरानी एक तहजीब है। ईरान इज अ सिविलाइजेशन और उसकी जो आइडेंटिटी है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की रिकॉर्डेड हिस्ट्री रखती है। जो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कंपैरिजन बनाया जा रहा है। फोस्टरिंग सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, और ईरान के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है उनको हवा दी जाए, खासकर जो ईरानियन आजरबाईजानी प्रोविंस है, द लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप, इसको जब वो हवा दी जाए, इसको बनाया जाए। फिर इधर बलूचिस्तान और उधर जो है वो कुर्दिश, इनको हवा दी जाए। 3-4 मुल्क इस तरह से बना दिए जाए, और फिर पॉपुलर अपराइजिंग करवाई जाए और सिनेरियो फॉर रेजिम चेंज के लोगों को कैसे अब खड़ा किया जाए। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर फॉरेन अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है उसने बाकायदा एक फोरम क्रिएट किया है और उसके ऊपर इस वक्त डिबेट्स हो रही हैं, मुख्तलिफ आप कह लें कि वो गैदरिंग्स हो रही हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जिसमें ओपनली यूरोपियन पार्लियामेंट में ये सारा कुछ हो रहा है। अब आप देखें, द फॉरेन अफेयर स्पोक्स पर्सन विद इन द यूरोपियन पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज्ड अ डिस्कशन जिसका टाइटल ये था द फ्यूचर ऑफ ईरान। यूरोपियन पार्लियामेंट के फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर एक ऑर्गेनाइज किया एक डिस्कशन जिसका टाइटल ये था द फ्यूचर ऑफ ईरान। भाई आप कौन होते हैं ईरान का फ्यूचर डिस्कस करने वाले? और एग्जामिनेशन ऑफ पोटेंशियल पाथवेज, और उसमें मुख्तलिफ रास्ते, मुख्तलिफ पाथवेज डिस्कस किए गए कि सक्सेसफुल अपराइजिंग कैसे करवाई जा सकती है, लोगों को अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे खड़ा किया जा सकता है। ये वहां पर बैठकर, ये यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, अमेरिकन मैगजीन लिख रहा है, अगेंस्ट द करंट ईरानियन गवर्नमेंट फोकस प्राइमरीली ऑन द सिनेरियो फॉर रिजीम चेंज। मुल्क को तोड़ना कैसे है? पहले लोग खड़े हों, रिजीम गिराएं, उसके बाद फिर अपनी मर्जी की रिजीम आ जाएगी, और जैसे वो पहलवी को लेकर आना चाहते हैं, और फिर बाकी जगहों पर यानी कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनको अलग अलग कंट्रीज बना दिया जाएगा। जब देखें एक सेंट्रल अथॉरिटी तोड़ दी जाए तो फिर उनके हाथ में कंट्रोल होगा, वो ये समझते हैं। अच्छा, इस पैनल के अंदर जो शख्सियात बुलाई गई वो भी बड़ा एक गैर मामूली चीज है, खतरनाक है। ईरानियन स्पीकर्स इसमें बुलाए गए, और ईरानियन स्पीकर्स कौन से? द एथनिक सेपरेटिस्ट फ्रॉम आजरबाईजानी प्रोविंस, और एक अहवाज से जो है वो बुलाया गया प्रमोटिंग रिजीम चेंज। यानी देखें ना, हर मुल्क में होता है ना, पाकिस्तान के भी मुखालिफ कुछ ताकतें जब वो वेस्ट में बैठी हुई हैं और तोड़ने की बातें करती रहती है, तो इस तरह मतलब मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ मुल्कों को ये इश्यूज हैं, ठीक है ना, कि ये वेस्टर्न फंडेड और वो सारा मामला होता है। तो ईरानियन स्पीकर जो वहां पर यानी वेस्टर्न फंडेड, वो जनाब बुलाकर उन्होंने बैठाया इसमें यूरोपियन पार्लियामेंट में, और देखा देखें असल ईरान के नुमाइंदे तो ये हैं, वो ये कहते हैं ना असल ईरान के नुमाइंदे तो ये हैं। फिर वो लिखते हैं कि यूरोपियन जो पार्लियामेंट है ये खासकर एक प्लेटफॉर्म बन गया है, एक टूल बन गया है, जो इस तरह के एग्जाइल्ड ग्रुप्स हैं, जिसमें मोनार्किस्ट हैं, जिसमें एथनिक सेपरेटिस्ट हैं, ऑल ऑफ whom नाउ ऑपरेट विद ग्रोइंग विजिबिलिटी इन यूरोपीय यूनियन पॉलिटिकल सफेयर्स। अब वो विजिबल उनका जो सफेयर है, इन्फ्लुएंस है, वो नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये डिफरेंट ग्रुप्स कैसे उनकी वहां पर आबियारी की जा रही है, कैसे उनकी सरपरस्ती की जा रही है, ये वो कह रहे हैं, खुलकर चीजें आ रही हैं। डिल्यूजन ऑफ डिवीजन, डिल्यूजन ऑफ डिवीजन, यानी ये डिल्यूजन का शिकार है कि ये इनका सारा मंसूबा जो है वो कामयाब हो जाएगा, बल्कि ये उल्टा पड़ने वाला है। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि ये थिंक टैंक्स, ये इजरायली लॉबी, ये सारे ऑर्गेनाइजर्स, ये पार्लियामेंट और ये सारी गवर्नमेंट्स एक चीज भूल गई हैं, और वो ये है कि ईरान इज नॉट अ फ्रिजाइल कंट्री ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। ईरान कोई ऐसा लूला लंगड़ा कमजोर मुल्क नहीं है कि जो कोलैप्स के दहाने के ऊपर पहुंचा हुआ है। इट इज अ 90 मिलियन स्ट्रॉन्ग कंट्री विद अ डीप सेंस ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। ये एक 90 मिलियन, इनफैक्ट 92 मिलियन लोगों का एक मुल्क है, जो कि डीप सेंस रखता है, यानी इसके लोग बहुत बाशऊर हैं ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी, कि उनकी तारीख क्या, उनकी हिस्ट्री क्या। देखें,
ईरान में इस्लाम तो कुछ 100 साल पहले आया ना, ईरान या फारस तो एग्जिस्ट करता है। तो असल जो उनकी जो चीज उनको जोड़कर रखे हुए वो ये कल्चरल और हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है कि हम एक कौम है, हम एक सिविलाइजेशन है और हम एग्जिस्ट करते हैं। और हमारा यानी जो नेशनलिज्म है ये उनका सबसे आप कह लें कि मजबूत तरीन चीज है जो उनको जोड़े रखे हुए है, और ये इनके मंसूबों को फेल करेगी। और while the proponents of balkanization of Iran focus on ethnicity in Iran, कि ये जो सारे मंसूबे हैं वो एथनिसिटीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इनको हवा दी जाए, लेकिन जो यूनिफाइंग इफेक्ट है वो ईरानियन नेशनलिज्म, कि ये सारी एथनिसिटीज अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो अपने आप को ईरानियंस तस्वर करते हैं, वो अपने आप को एथनिसिटी उसमें नहीं जाते। ठीक है, अंडरलाइन इफेक्ट ये है। और ईरानियन पॉलिटिक्स एज फंडामेंटली रूटेड इन प्रोफाउंड इंड्योरिंग नेशनल आइडेंटिटी, और उनकी जो रूट है फंडामेंटली वो नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर बेस करती है कि भाई हम हैं कौन, हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी शनाख्त क्या है। तो वो कह रहे हैं ना कि भाई एथनिक बुनियादों के ऊपर शनाख्त बताई जाए कि नहीं हम तो जनाब ये बलूचिस्तान है और आज़रबाईजान और कुर्दिश है, ठीक है ना, यानी एथनिक बुनियादों के ऊपर उनको आइडेंटिटी बताई जाए कि नहीं तुम ईरान का हिस्सा नहीं हो। तो बता रहे हैं कि वो एथनिसिटी तो हर मुल्क में होती है। असल जो चीज है कि वो समझते हैं कि उनकी शनाख्त ये मुल्क है, ठीक है ना, एथनिसिटी उनकी शनाख्त नहीं है। द यूनिफाइंग फ्रेमवर्क ऑफ नेशनलिज्म हैज शेप्ड ऑल मेजर फैक्शंस फ्रॉम मोनार्किस्ट टू इस्लामिस्ट टू द लेफ्टिस्ट। चाहे वो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, चाहे वो लेफ्टिस्ट हैं, चाहे वो मोनार्किस्ट हैं, ये तमाम जो मेजर फैक्शंस हैं, यानी इस वक्त अगर आप ईरान में देखें तो इस्लाम का गलबा आपको नजर आ रहा है, इस्लामिक रजीम है। तो चाहे वो इस्लामिक रजीम है, चाहे वो लेफ्टिस्ट है, चाहे वो लिबरल है, कोई भी है, ठीक है ना, तो वो ईरान की जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर यानी वो सबका जोड़ने वाला फैक्टर। देखें सब ईरान में तो मुस्लिम नहीं ना है, तो जो चीज उनको जोड़े हुए है वो नेशनलिज्म है, अपनी आइडेंटिटी है, अपनी शनाख्त है, अपनी हिस्ट्री है। फॉरेन प्रेशर ओनली मेड ईरान मोर यूनाइटेड। इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, जो असल बात, आखिरी बात, कि ये ईरान को और ज्यादा मुत्तहद करेगा ये मंसूबा, और रीजन को पुश करेगा कि वो इजराइल के खिलाफ खड़ा हो और सही असलियत जाने। और ये जो मंसूबे हैं ना, ठीक है ना, ये अब्राहम अकॉर्ड और फलाना ये असलियत जाने। डेकेड्स ऑफ फॉरेन प्रेशर, sanctions, covert operations and the war have only hardened Iran's unity। sanctions हो गई, covert operations हो गए, जैसे ये इजराइल assassination operations करता है, और फॉरेन प्रेशर हो गया, गैर मुल्की प्रेशर हो गया, धमकियां, इस सब ने क्या किया है कि ईरान को और ज्यादा यूनाइट कर दिया है। और मेकिंग द सेपरेटिस्ट अप्रोच डेंजरसली नाइव, ये यानी कि इल्यूजन का शिकार हैं, ये नाइव हैं, इनको हकीकत ही नहीं पता, ये ईरान के बारे में जानते नहीं और अजीबो गरीब बैठकर मंसूबे बना रहे हैं। This approach pushed heavily by pro-Israel न्यू कॉन्स। ये न्यू कॉन्स आप कह लें कि ये नए जो यानी वॉर मॉन्गर्स हैं, इजरायली लॉबी, न्यू कॉन्स, ये असला साज कंपनी, ये सारी जब इस मंसूबे को पुश कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑलरेडी फेल्ड इन इराक एंड सीरिया, लीविंग क्योस इंस्टेड ऑफ विक्ट्री। और सीरिया और इराक में इन्होंने कोई विक्ट्री हासिल नहीं की, सिर्फ वहां पर क्योस ही पैदा किया, जिसका नुकसान पूरे रीजन को भी हुआ। तो ये खतरनाक रिपोर्ट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी कि ओवरऑल उनके मंसूबे क्या हैं। ये सिर्फ ईरान की जंग नहीं है, ये सबकी जंग है, इस रीजन की जंग है, इस रीजन के अकवाम की जंग है। अगर ईरान फॉल किया तो फिर इसके पीछे ये सब इसी पॉलिसी के तहत निशाना, वो कह रहे हैं ना सबको डिवाइड करेंगे। तो इसलिए इस वॉर मशीन को यहां पर रोकना जरूरी है और ईरान प्रिपेयर है, और रीजन को खासकर सोचना चाहिए कि उनको कौन सी डायरेक्शन लेनी है।